नमस्ते बच्चों। हम 10वीं की विज्ञान का दूसरा पाठ अम्ल, क्षारक और लवण पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हमने अम्ल क्या होते हैं और उनके रासायनिक गुण क्या क्या हैं वो हमने देखा था। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल करते हैं, उन्हें हमने अम्ल कहा था। और कुछ हमने अभिक्रियाएं भी पढ़ी थी जो अम्ल के साथ होती हैं। आज हम सभी अम्लों में क्या समान होता है या उनमें क्या समानता होती है रासायनिक तौर पे, इस बात को हम जानना चाहेंगे। तो पहली बात इसके अंदर है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। एक तत्व है, वो सभी अम्लों में मिलता है, वो तत्व है हाइड्रोजन। और ये जो हाइड्रोजन है अम्लों में उपस्थित हाइड्रोजन ऐसा होता है कि जब अम्ल को जल में विलय किया जाता है, विलय यानी घोला जाता है, घोला विलय किया जाता है, तो वह धन आवेशित H+ आवेशित हाइड्रोजन आयन में पृथक हो जाता है। ये एक अम्ल की विशेषता है कि जब भी अम्ल को हम जल में घोलेंगे तो वो धन आवेशित हाइड्रोजन आयन देगा। ये चीज़ हमें नोट करनी है। तो यहीं से एक परिभाषा और भी निकल जाएगी अम्ल की। वो परिभाषा क्या कहेगी? अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में विलय होने पर वियोजित यानी टूटकर, इसको आयनित भी बोलते हैं, आयनित होकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ देता है, उसको हम कहेंगे अम्ल। अम्ल किसको कहेंगे? वे पदार्थ जो जल में विलय यानी घोले जाने पर वो वियोजित हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका अर्थ क्या है? टूटना। टूट जाएगा किस में? आयंस में टूट जाएगा। इस चीज को हम यहां पर समझ लेते हैं इस प्रकार से। मैंने HCl लिया और इसको जल में, इसका जलीय विलयन लिया, यानी जल में इसको घोला। किसको? HCl को। तो ये HCl हाइड्रोजन आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा। ये एक्वा का मतलब जल में है। तो ये है
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये दे रहा है हाइड्रोजन आयन, और साथ में देगा क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन ऋणात्मक होता है और हाइड्रोजन आयन धनात्मक होता है। तो यहाँ अपन ने धनावेशित लिखा है, तो ये चीज़ इससे आ रही है। तो जो भी अम्ल होगा वो जल में घोले जाने पर क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। एक और बात इसके अंदर आती है, जब भी ये जो हाइड्रोजन आयन है इसमें जल मिला देंगे, ये जो मैंने लिखा है ना H प्लस एक्वा, इसका अर्थ है हाइड्रोजन आयन के साथ जल है, और ये मिलकर जो बन जाएगा वो इस तरह का बनेगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसके अंदर जल शामिल हो गया है, यानी यहाँ भी जो एक्वा लिखा है उस एक्वा का जो अर्थ आ रहा है कि हाइड्रोजन आयन के साथ जल है, जल में घुला हुआ है। ये हाइड्रोजन आयन जल में घुला हुआ है, इसे बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। कुछ और अम्ल के उदाहरण लेते हैं, जैसे ये मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, और जब इसको मैं जल में लेऊंगा, इसका जलीय विलयन लेऊंगा, तो ये भी टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन आयन देगा और साथ में देगा सल्फेट आयन। ये हाइड्रोजन आयन है, और ये है सल्फेट आयन। 2 हाइड्रोजन आयन दे रहा है। इसी तरह से HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और ये भी यहाँ पर बच्चों एक्वा लिखना जरूरी है, यहाँ भी एक्वा लिखना जरूरी है। हाइड्रोजन आयन एक्वा और नाइट्रेट आयन एक्वा। इसी तरह से मैंने आपको ध्यान हो HCl लिया था, उसमें भी एक्वा लिखा था और वो टूटा था, तो हाइड्रोजन आयन एक्वा और क्लोराइड आयन एक्वा, सब जगह एक्वा। एक्वा का मतलब जलीय विलयन है। इसी तरह से ये तो हाइड्रोक्लोराइड है, इसको मैंने पहले समझा दिया था, इसलिए वापस नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर ये दे रहा है अम्ल है, ये भी, ये क्लोराइड आयन है। इसी तरह से मैं अगर CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल को अगर मैं लिखेंगे तो एक तो ये हाइड्रोजन आयन देगा, वही एक्वा, यहाँ भी एक्वा आएगा, जल में घोलेंगे तभी होगा, और साथ में देगा CH3COO, ये एसीटेट आयन। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो भी अम्ल है, ये एक्वा लिखना है, यहाँ पर भी। यहाँ पर हमने देखा जो भी अम्ल है, ये देखिए हाइड्रोजन आयन दे रहा है जल में, जल में हाइड्रोजन आयन दे रहा है। अम्ल के अंदर तो हाइड्रोजन है, लेकिन जल में ये विघटित हो रहा है, टूट रहा है, और टूट कर हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तभी इसको हम अम्ल मानेंगे। 2 उदाहरण और देखते हैं हम।
ग्लूकोज, इसका सूत्र होता है C6H12O6 एवं एल्कोहल, इसका सूत्र होता है C2H5OH। तो आप देख रहे होंगे कि इन पदार्थों में भी हाइड्रोजन है, इन पदार्थों में भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं। अम्लीय लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि इन पदार्थों को जल में विलय यानी घोलने पर करने पर हाइड्रोजन आयन के रूप में हाइड्रोजन पृथक यानी अलग नहीं करते हैं। तो अब आप बच्चों समझ गए होंगे कि अम्लों में क्या समान है। अम्लों में अम्ल वे पदार्थ है जिनको जब जल में घोला जाएगा तो वो हाइड्रोजन आयन देंगे, और जल में घोले जाने पर अगर हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं, जैसे ये ग्लूकोज और एल्कोहल है, तो ये अम्ल नहीं कहलाएंगे। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि सर आपने बताया कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था या H2SO4 था या HNO3 था या SCO3 था, सर आप कह रहे हैं कि ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। जल में विलय होने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो सर ये कैसे पता चला? देखो, जब भी हम शुद्ध जल लेंगे और उसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे, देखो एक एपरेटस दिखाया है, तो अगर शुद्ध जल लेंगे और विद्युत प्रवाहित करेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन उसमें कुछ बूंदें HCl की या सल्फ्यूरिक अम्ल की या नाइट्रिक अम्ल की या किसी अन्य अम्ल की या किसी क्षार की डाल देंगे, क्षार की भी डाल देंगे, तो वो क्षार भी टूटता है, और टूटेगा तो वो क्या होगा, उस आयनित विलयन में, जल के ऐसे आयनित विलयन के अंदर जब हम विद्युत को प्रवाहित करेंगे तो विद्युत प्रवाहित होगी और बल्ब जल जाएगा। लेकिन जब हम ग्लूकोज और अल्कोहल को लेंगे और उनका जब घोल तैयार करके उस विलयन में जब हम विद्युत को प्रवाहित करेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब कब जलेगा? जब वो टूटकर आयंस देगा, कोई भी पदार्थ टूटकर आयंस देगा तो बल्ब जलेगा, और जब पदार्थ टूटेगा ही नहीं तो आयन नहीं देगा, और आयन नहीं देगा तो उसके अंदर बिजली नहीं बहेगी। तो ये ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में ऐसा ही होता है, उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, केवल अम्ल और क्षार और जो लवण होते हैं उनके केस में विद्युत प्रवाहित होती है। ये जो पदार्थ हैं, ग्लूकोज है या अल्कोहल है, ये कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ है, और कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं जल में आयनित नहीं होते हैं। जब ये आयनित नहीं होंगे तो ये हाइड्रोजन आयन की तो बात ही नहीं कर सकते हम। तो HCl, H2SO4, HNO3 ये
आयनित हो रहे हैं और आयनित होने के साथ हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं। ये एक विशेष बात है। तो जितने भी अम्ल होते हैं उनको जब जल में घोला जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन देते हैं। या तो हम हाइड्रोजन आयन बोल दें, जल में हाइड्रोजन आयन बोल दें, या हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन को अपन क्या बोल रहे थे? H3O+, ये कहलाता है हाइड्रोनियम आयन। जल की अनुपस्थिति में, अगर जल नहीं है, अम्ल जो होते हैं वो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब जल, अम्ल को आयनित करने के लिए जल आवश्यक है। अगर जल नहीं होगा तो अम्ल नहीं टूटेंगे, आयंस में नहीं टूटेंगे, और आयंस में नहीं टूटेंगे तो अम्लीय व्यवहार भी उसका प्रदर्शित नहीं होगा। तो अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए जल आवश्यक है। एक प्रयोग करते हैं हम। एक परख नली के अंदर, जैसा चित्र में दिखाया है, हमने एक परख नली के अंदर साधारण नमक लिया। उस परख नली में हमने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया। परख नली में हमने NaCl साधारण नमक लिया, सोडियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं, और इसमें हमने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, अम्ल मिलाया। और इसको मिलाएंगे तो बच्चों HCl गैस बनेगी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगी। अपन ने देखा था कि हाइड्रोजन क्लोराइड अम्लीय व्यवहार करता है, लेकिन ये, अगर ये शुष्क गैस है और इस गैस के मार्ग में जो नली निकल रही है, उस नली के आगे अगर शुष्क यानी सूखा हुआ नीला लिटमस ले जाऊंगा तो लाल नहीं होगा। लेकिन वही लिटमस को मैं जब गीला कर दूंगा जल से, और इस शुष्क HCl गैस के सामने अगर मैं गीला लिटमस ले जाऊंगा तो वो लाल हो जाएगा। तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता है। ये अम्लीय व्यवहार जल की उपस्थिति में ही प्रदर्शित होता है। देखा कि अम्ल द्वारा अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए जल आवश्यक है। जल होगा तो अम्ल आयनित होगा, हाइड्रोजन आयन देगा, और हाइड्रोजन आयन देगा तभी वो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। दो भागों में बांट रहे हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। वह अम्ल या वे अम्ल जो पूर्णतः आयनित होते हैं। इस प्रकार के अम्ल बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब यहां पर शब्द इस्तेमाल हो रहा है
वो आयन की मात्रा के संदर्भ में हो रहा है, सांद्र और तनु के रूप में नहीं हो रहा है। तो जो प्रबल अम्ल हैं जो पूरी तरह आयनित हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी तरह से नाइट्रिक अम्ल, ये कुछ ऐसे अम्ल हैं जो पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। पूरी तरह आयनित हो जाएंगे तो ऐसे अम्ल अन्य पदार्थों में क्या आ जाएगा, जैसे धातु आ जाएगी, कार्बोनेट आ जाएंगे, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाएंगे, के साथ तीव्र यानी तेज क्रिया करते हैं। प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल आंशिक रूप से आयनित होते हैं। वे अम्ल जो आंशिक आयनित होते हैं, इस प्रकार के अम्ल कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। आयन की मात्रा के हिसाब से प्रबल और दुर्बल बताया गया है, जल की मात्रा के हिसाब से नहीं। सबसे प्रमुख आता है एसिटिक अम्ल, जैसे कार्बोनिक अम्ल, 2SO3, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक नहीं है, सल्फ्यूरस अम्ल। तो ये कुछ दुर्बल अम्ल हैं जो पूरी तरह से आयनित नहीं होंगे, ये आंशिक रूप से आयनित होंगे, और ये पूर्ण रूप से आयनित होंगे। इनमें यही अंतर है। तो ऐसे अम्ल हैं दुर्बल अम्ल, ऐसे दुर्बल अम्ल जो पदार्थों के साथ, अब वो पदार्थ ऊपर वाले ही हैं, चाहे उनको धातु कह लो, चाहे धातु कार्बोनेट कह लो, चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो, के साथ धीरे या धीमी क्रिया करते हैं। इनकी क्रिया तेज होगी, तीव्र होगी प्रबल की, और इनकी क्रिया धीमी होगी। आप देखें ये जो अम्ल हैं प्रबल अम्ल जो हैं, ये प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं, यानी इसके अंदर विद्युत तेजी से बहेगी और ये इसमें विद्युत का चलन धीमे होगा। उद्योगों में
अम्ल के उपयोग। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग उर्वरकों, अमोनियम सल्फेट बनता है, उर्वरकों, पेंटों, रंजकों, रंजकों का मतलब होता है डाइज, रंग वाले जो रंग पैदा करते हैं, डाइज, प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे या रेशों के निर्माण में विस्फोटकों में और एवं कार की बैटरियों में किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक नाइट्रिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल ये भी मालूम होना चाहिए HNO3 को बोलते हैं, का उपयोग वो का वही उर्वरकों में इसमें बनेगा अमोनियम नाइट्रेट, उसमें सल्फेट बना था, इसमें अमोनियम नाइट्रेट, विस्फोटक TNT, एक ये विस्फोटक का नाम है, ट्राई नाइट्रो टोल्यून, नाइट्रोटोइलिन में भी होता है डाइस के अंदर। इसका सबसे बढ़िया उपयोग जो है, ये विस्फोटक जो बनता है टाई नाइट्रो टोल्यून का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम HCl बोलते हैं, का उपयोग स्टील से वस्तुओं से ऑक्साइड की परत हटाने में, बॉयलर में पपड़ियों को हटाने में, खाद्य व चर्म उद्योग में किया जाता है। तो ये उद्योगों में अम्ल के कुछ उपयोग हो गए। यहाँ पर हमारा अम्ल जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में, वो पूरा होता है। अगली बार अगले वीडियो में हम क्षारक या क्षार के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी।